अगर हिंदी साहित्य की हम बात करें तो पिछले 1000 वर्ष का साहित्य तो कम से कम हमारे आसपास है ही, लेकिन यह अनवरत लिखा जा रहा है, यह कहीं रुका नहीं है, अब भी लिखा जा रहा है और विविध प्रकार का साहित्य हमारे पास मौजूद है। इस साहित्य की अगर हम यात्रा करें, यात्राएं तो आपने बहुत सी की होंगी, लेकिन साहित्य की यात्रा पर अगर हम आपको लेके चलें तो इसकी कहानी बड़ी मज़ेदार है। इस कहानी में हमारे साथ बहुत से लोग होंगे, समाज होगा, समय होगा। तो इस समय और समाज के साथ चलिए हम करते हैं इसकी एक बहुत सुंदर यात्रा। जी हाँ, हिंदी साहित्य के आरंभ की भाषा अपभ्रंश की झलक लिए हुए हिंदी ही थी, लेकिन धीरे धीरे वह अपभ्रंश की इस झलक से अपने को अलग करने की तैयारी कर रही थी। इस प्रयत्न में आगे चलकर उसे 2 नाम मिले, पुरानी हिंदी और अवहट, पर काव्य रूप वही रहे। काव्य रूपों में कोई बदलाव नहीं हुआ। इस युग का साहित्य भी उन्हीं काव्य रूपों में सृजित हुआ जिनमें अपभ्रंश का साहित्य पहले से मौजूद था। 1000वीं ईस्वी से 1400 ईस्वी तक विस्तृत कालखंड में फैला यह साहित्य मात्रा में विपुल और रूप और अंतर्वस्तु में विविधताओं से भरा है। इसके क्या कारण रहे? हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इसका एक कारण इसके सृजन का भौगोलिक विस्तार और विविधता है। इस युग के साहित्य का कुछ हिस्सा राजाओं की भूमि राजस्थान में लिखा गया, तो कुछ बंगाल आदि पूर्वी हिस्सों में और कुछ मध्य देश में। राजस्थान की भूमि पर लिखे साहित्य में चारण वृत्ति, शौर्य, युद्ध और श्रृंगारिकता की प्रवृत्ति अधिक है। इस युग में राजा रजवाड़े और समृद्ध सामंत भूमि के विस्तार, धन और सुंदर स्त्रियों के लिए आपस में अक्सर युद्ध करते थे। इनके महल, किलों और दरबारों में कवि, चारण और विटों का आदरपूर्वक आश्रय प्राप्त था। आश्रयदाताओं के पराक्रम, पौरुष और विजय तथा रूप, सौंदर्य, भोग, विलासिता और वैभव का अतिशोक्तिपूर्ण प्रशंसा का काव्य रचना और सुनाना इनके जीवन का उद्देश्य था। बदले में आश्रयदाताओं से इन्हें दान में अकूत धन, भूमि, सम्मान और पुरस्कार प्राप्त होते थे। इस काल के आश्रयदाताओं की प्रशंसा में लिखे गए पृथ्वीराज रासो, बीसलदेव रासो, हम्मीर रासो, खुमान रासो, परमाल रासो, कीर्तिलता, कीर्ति पताका, जयचंद प्रकाश आदि अनेक ऐसे ग्रंथ इसके प्रमाण हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इन्हीं ग्रंथों के आधार पर इसे वीर गाथा काल नाम दिया होगा। इन ग्रंथों के प्रमुख प्रवृत्ति इन्हें वीर गाथात्मक लगी होगी। वे रचनाएं कौन सी हैं, क्या आप बताएंगी? जी ज़रूर। पृथ्वीराज रासो इस युग का सर्वाधिक प्रसिद्ध काव्य है। इसके कवि चंद बरदाई हैं। इस ग्रंथ में कवि ने पृथ्वीराज चौहान के विभिन्न युद्धों और विवाहों का विस्तार से वर्णन किया है, जो वीर और श्रृंगार रस से भरे हुए हैं। इन्हीं ग्रंथों के बीच अब्दुल रहमान का संदेश रासक भी है, जिसमें प्रेम की विरहावस्था की बहुत मार्मिक कथा कही गई है। इसके अलावा इस युग के साहित्य में और कौन सी प्रवृत्तियां हैं, बताएं? आपने बिल्कुल ठीक कहा। आदिकाल के इस विस्तृत साहित्य में अनेक धार्मिक मत और सिद्धांत थे, जिनका सामान्य जनता पर बहुत गहरा प्रभाव था। इनमें जैन, सिद्ध, नाथ प्रमुख थे। इन धार्मिक मतों की कई साधना पद्धतियां
एक साथ प्रचलित थीं। इनके प्रतिभाशाली अनुयायियों ने इन धार्मिक मतों, विचारों और सिद्धांतों के प्रचार प्रसार के लिए साहित्य का विशाल भंडार तैयार किया, जो सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य और जैन मतावलंबी साहित्य के रूप में आज हमारे सामने उपलब्ध है। इस साहित्य में तत्कालीन समाज में फैली सामाजिक कुरीतियाँ, अंधविश्वासों, धार्मिक आडंबरों और भेदभाव, छुआछूत पर तीखा प्रहार है। सिद्ध और नाथ पंथ के साहित्य में यह हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। इस साहित्य का विशेष महत्व इसमें है कि यह महलों में बैठकर किसी राजाश्रय में नहीं, बल्कि समाज में सामान्य जनता के बीच रहकर सुख दुख सहते हुए लिखा गया है। इसलिए इसके केंद्र में सामाजिक जीवन की वास्तविक विसंगतियों, समस्याओं और द्वंद्वों को इस साहित्य में उभारा गया है। यह साहित्य अधिकांशतः देश के पूर्वी हिस्सों में रचा गया। इस युग में और कैसा साहित्य रचा गया, इस पर जरा प्रकाश डालिए। जी, जैन मतावलंबी साहित्यिक और धार्मिक ग्रंथों की रचना भी इसी कालखंड में हुई। ये साहित्य आज दो रूपों में उपलब्ध हैं। एक में नीति, उपदेश, सदाचार पर बल और कर्मकांडों का खंडन है, जो अपभ्रंश की झलक लिए दोहों और मुक्तकों में है, और दूसरे में पौराणिक जैन साधकों की प्रेरक जीवन कथाओं या लोक प्रचलित कथाओं के जरिए जैन मत और सिद्धांतों का प्रचार है। इनकी ग्रंथों की रचना भी राजाश्रय से मुक्त वातावरण में हुई और ये अधिकांशतः गुजरात, राजस्थान और देश के दक्षिणी हिस्सों में लिखे गए। जैन साहित्य का भंडार जैन मठों, मंदिरों और पुस्तकालयों में आज भी भारी मात्रा में उपलब्ध है। इसके साथ ही साथ सिद्ध, नाथ और जैन मतों और सिद्धांतों के प्रति सामान्य जनता में गहरी लोकप्रियता और व्यापक प्रचार प्रसार के चलते वर्ण व्यवस्था पर आधारित वैष्णव धर्म इस काल में कुछ दब सा गया था। संभवतः इसी कारण इस काल में वैष्णव साहित्य की रचना बहुत अल्प मात्रा में हुई। विष्णु के अवतारों से संबंधित कुछ साहित्य लक्ष्मीधर के प्राकृत पैंगलम के छंदों में मिलता है और कुछ राधा कृष्ण आदि से संबंधित अपभ्रंश के दोहे हेमचंद्र के प्राकृत व्याकरण में संकलित हैं। इस काल में वीरता और श्रृंगारिकता के साथ साहित्य में अनेक धार्मिक मतों और सिद्धांतों की अभिव्यक्ति हुई है। इस युग के उत्तरार्ध का साहित्य कैसा था, इस पर जरा प्रकाश डालिए। जी, इस काल में साहित्य में नई भाषाओं और नई प्रवृत्तियों का आविर्भाव अभूतपूर्व था। इसे संभव करने वाले कवियों में विद्यापति, अमीर खुसरो और मुल्ला दाऊद थे। विद्यापति ने अपभ्रंश भाषा, राजाओं की वीरता और शौर्य का पल्ला छोड़कर आधुनिक भाषा मैथिली में राधा कृष्ण के बहाने श्रृंगारिकता के उस पक्ष को अपनी पदावली का विषय बनाया जिसमें सामंती समाज में पुरुष द्वारा प्रतियक्त, उपेक्षित, सास ननद द्वारा प्रताड़ित तथा विरह की आग में जलती सामान्य स्त्रियों की दारुण वेदना है। इस काल के अंतिम कवि अमीर खुसरो ने तो फारसी, ब्रजभाषा और खड़ी बोली तीनों में अपने साहित्य का अबाध सृजन किया है। खड़ी बोली में खुसरो की पहेलियाँ, मुकरियाँ और दो सुखने प्रसिद्ध हैं। इनके इसी खड़ी बोली के विकसित रूप का प्रयोग आधुनिक हिंदी साहित्य में भी तो हुआ है। जी, इस काल में गद्य साहित्य भी लिखा गया। इसका उदाहरण दामोदर पंडित का उक्ति व्यक्ति प्रकरण है। इसकी भाषा पर बनारस की बोली का गहरा प्रभाव है। इस काल के बारे में यह बात निसंकोच कही जा सकती है कि इस काल के साहित्य में परवर्ती हिंदी साहित्य की अधिकांश प्रवृत्तियां
अपने आदि रूप में मिल जाती हैं। इस आदि रूप की खूब जांच पड़ताल करके ही आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इस काल को आदिकाल नाम दिया है। इस काल के लिए आज यही नाम सर्वस्वीकृत है। आज हमने आदिकाल की यात्रा की और इस यात्रा में बहुत से साहित्य से परिचित हुए जो आदिकाल में लिखा गया, और आदिकाल के बहुत से रचनाकारों से भी परिचित हुए, और ये भी कि उनकी प्रवृत्तियाँ क्या थीं। उन सब को हमने जाना और इस पड़ाव पर आ चुके हैं कि जब हम एक नई यात्रा की तैयारी फिर से करने वाले हैं।